हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल कर लिया था। इस लेसन में हम करने वाले हैं कैंटरबरी टेल्स, उनकी सभी का अच्छा सा इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए ज़रूरी है जानने। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैंटरबरी टेल्स, मिडल इंग्लिश टेल्स ऑफ कैंटरबरी इज ए कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाइए। जो आपको मैं बताऊं कि नोट करने लायक है। 24 स्टोरीज का कलेक्शन है। 17,000 लाइन्स हैं टोटल इसमें लगभग। मिडल इंग्लिश बाय जेफरी चॉसर। इन 1386 चॉसर बिकेम कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स एंड जस्टिस ऑफ पीस एंड देन 3 years लेटर इन 1389 क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क। तो ये पोस्ट थी इसकी, क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क 1389 के अंदर क्लर्क था, ये बाबू था किंग के काम का। इट वॉज ड्यूरिंग दीज ईयर्स दैट चौसर बिगेन वर्किंग ऑन इज मोस्ट फेमस टेक्स्ट द कैंटरबरी टेल्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1389 के अंदर उसने लगभग शुरू किया था इस पर काम करना, कैंटरबरी टेल्स पर। और उस समय ये बाबू था, क्लर्क था किंग का। द टेल्स मोस्टली रिटन वर्स ऑल दो सम आर इन प्रोज। तो टेल्स ज़्यादातर वर्स में लिखी गई हैं, कविता की फॉर्म में लिखी गई हैं, लेकिन दो टेल्स हैं जो प्रोज में लिखी गई हैं, आगे आएंगी मैं बताऊंगा आपको। आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी टेल्स जो है प्रोज में लिखी हुई हैं। और एक स्टोरी टेलिंग का कॉन्टेस्ट तो था ही, आपको बताया था प्रोलॉग में कि जाते वक्त भी दो, आते वक्त भी दो बोलनी है, और जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसको सभी जो बाकी तीर्थयात्री हैं वो डिनर करवाएंगे। By a group of pilgrims as they travel together a journey from London to Canterbury in order to visit the shrine of Saint Thomas a Becket। याद रखना है बच्चों, सेंट थॉमस ए बैकेट की मज़ार पे जा रहे थे। Canterbury Cathedral। The prize for this contest is a free meal at the Tabard Inn at Southwark on their return। तो उनको एक डिनर मिलने वाला था। ओके, आफ्टर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्क्स रिटन अर्लियर इन हिज करियर इंक्लूडिंग ट्रोइलस एंड क्रेसिडी, हाउस ऑफ फेम, ये सब आपको याद रखनी है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इसके वर्क हैं चौसर के। ये कैंटरबरी टेल इज नियर यूनानिमसली सीन एज चौसर्स मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस कैंटरबरी टेल ही माना जाता है, यानी सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और प्रसिद्ध काम उसका। ही यूजेज द टेल्स एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ इट्स कैरेक्टर्स टू पेंट एन आयरॉनिक एंड क्रिटिकल पोर्ट्रेट ऑफ इंग्लिश सोसाइटी एट द टाइम एंड पर्टिकुलरली ऑफ द चर्च। तो इसके अंदर वो सभी कैरेक्टर्स को समाहित करता है, खास करके चर्च के जो कैरेक्टर्स हैं उनका बड़ा ही अच्छा विवरण देता है। चर्च में जो उस समय जो फैला हुआ भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसका ही बड़ा अच्छे से जिक्र किया है। Chaucer's uses of such a wide range of classes and types of people was without precedent in English। इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था, यानी इससे पहले ऐसा काम कोई कहीं किसी ने नहीं किया था इस तरह का वर्क। फिक्शनल तो हैं कैरेक्टर सारे। वैरायटी ऑफ इंसाइट्स इनटू कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टाइम, ऑफन सच insight leads to a variety of discussions and disagreements among people in 14th century। For example, all the various social classes are represented in these stories and all the pilgrims are on spiritual quest. It is apparent that they are more concerned with worldly things than spiritual. Structurally, the collection resembles the Decameron, which Chaucer may have read during his first diplomatic mission to Italy in 1372। तो यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमें याद करना है वो ये है कि ये जो चौसर का वर्क है कैंटरबरी टेल, डेकामरन से मिलता जुलता है काफ़ी। रिजेंबल, दिस कलेक्शन रिजेंबल्स द डेकामरन। डेकामरन एक वर्क है बोक्कैचियो का, तो वो शायद चौसर ने पढ़ा होगा अपना, जब इटली में वो 1372 में गए थे तो उसने डेकामरन पढ़ा होगा। और डेकामरन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक कैंटरबरी से मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि किस से मिलता जुलता है या किस से इंस्पायर्ड है, तो डेकामरन से। It is sometimes argued that the greatest contribution to the Canterbury Tales made to English literature was in popularizing the literary use of vernacular English। तो कैंटरबरी टेल का ये जो सबसे बड़ा योगदान है कि मिडल इंग्लिश को इसने उभार दिया था, आम लोगों तक पहुंचाया था। रादर देन फ्रेंच, इटालियन, और तब तक ये भाषाएं ज़्यादातर चलती थी, फ्रेंच, इटालियन और लैटिन। और उसके बाद हम आते हैं आगे मिडल इंग्लिश की लैंग्वेज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो चौसर ने लिखी है, किस तरह से वो मॉडर्न इंग्लिश से अलग है। तो देखो, रोट इन लेट मिडल इंग्लिश विच हैज़ क्लियर डिफरेंसेस फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी फ़र्क है, खासकर प्रोनाउंसिएशन उनके। जैसे ये है, सो दैट केयर, केयर का प्रोनाउंसिएशन ये था उस समय, कार है, कार है। ओके, और अब ये है प्रोनाउंसिएशन आज का, केयर।
तो उस समय कार बोलते होंगे इसको। अदर साइलेंट लेटर्स वर ऑल्सो प्रोनाउंस्ड, साइलेंट लेटर भी प्रोनाउंस किए जाते थे, जैसे नाइट को इस तरह से बोला जाता था, कनिक्ट, कनिक्ट, नाइट को कनिक्ट बोलते थे स्पेलिंग के हिसाब से, विद बोथ द के एंड जी एच प्रोनाउंस्ड, तो के को भी प्रोनाउंस करते थे, जी को भी। नॉट नाइट, जो अब हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं नाइट, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। In some cases, vowel letters in Middle English were pronounced very differently from modern English because the great vowel shift had not yet happened. For instance, the long E in weeping, weeping was pronounced as E, long E, as in modern German Italian, यानी कि स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी फ़र्क था उस समय मॉडर्न इंग्लिश में और जो चौसर की मिडल इंग्लिश थी। बाद में इसमें डेवलपमेंट होती रही काफ़ी। तो ये तो कुछ एक चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। आगे चलते हैं, आगे अपने आते हैं फिर से डेकामरन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द डेकामरन बाय जियोवानी बोकैचियो, ये बोकैचियो बोला जाता है इसको। इसने डेकामरन लिखी थी जो काफ़ी हद तक इस कैंटरबरी टेल से मिलती जुलती थी। ये मोर पैरेलल है, कंटेन करती है देन एनी अदर वर्क लाइक द टेल्स। इट फीचर्स ए नंबर ऑफ नरेटर्स हु टेल स्टोरीज अलोंग ए जर्नी दे हैव अंडरटेकन। इसी तरह से कैंटरबरी टेल की तरह डेकामरन में भी यही स्ट्रक्चर था कि बहुत सारे पिलग्रिम्स थे और वो स्टोरी सुनाते थे। इट एंड्स विद एन अपोलॉजी बाय बोकैचियो मच लाइक चौसर्स रिट्रैक्शन टू द टेल्स। तो बोकैचियो लास्ट में अपोलॉजी भी मांगता है, कोई कमी रह गई हो तो इस तरह से अपोलॉजी मांगते थे राइटर। तो इसी तरह चौसर भी यही काम करता है। ए क्वार्टर ऑफ द टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स पैरेलल ए टेल इन द डेकामरन, ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम हैव क्लोजर पैरेलल्स इन अदर स्टोरीज। तो स्टोरीज़ भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। ओके, तो ये याद रखना है, अपने लिए पॉइंट बनता है किससे प्रेरित है और किस तरह से मिलती जुलती हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपने। इसमें इस पेज में आपको मिलेगा कि चौसर अवॉइड्स टारगेटिंग एनी स्पेसिफिक ऑडियंस और सोशल क्लास ऑफ रीडर्स। तो कभी किसी को एक स्पेसिफिक ऑडियंस को वो टारगेट नहीं करता, एक जनरली टारगेट करता है पूरी क्लास को। फोकसिंग इंस्टेड ऑफ द कैरेक्टर of the story and writing their tales with a skill proportional to their social status and learning. However, even the lowest characters such as Miller show surprising rhetorical ability. तो उसका एक कैरेक्टर है मिलर, उसकी जो रेटोरिकल एबिलिटी है वो भी काफ़ी सरप्राइजिंग है। यानी मिलर लोअर क्लास से आता है लेकिन फिर भी उसमें बोलने का बड़ा अच्छा गुण है, रेटोरिकल स्किल अच्छे हैं उसके। ऑल्दो देयर सब्जेक्ट मैटर इज मोर lowbrow, vocabulary also plays an important part as those of the higher classes refer to a woman as a lady while the lower classes use the word wenchi with no exceptions। तो ये बताया गया है कि किस तरह से हायर क्लास के लोग औरत को लेडी कह के पुकारते थे, लोअर क्लास के लोग वेंची बोलते थे। At times, the same word will mean entirely different things between classes. The word pity, for example, is a noble concept to the upper classes, while the merchant's tale it refers to sexual intercourse. तो मीनिंग भी अलग अलग बन जाते थे। पीटी जैसे एक शब्द है तो नोबल कंसेप्ट टू द अपर क्लासेस के लिए अच्छी चीज़ थी। मर्चेंट की टेल में इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए यूज़ किया गया तो एक गलत चीज़ के रूप में माना गया है। हाउएवर टेल सच एज द नन्स प्रीस्ट टेल ऑल्सो शो सरप्राइजिंग स्किल विद द वर्ड्स अमंग द लोअर क्लासेस ऑफ द ग्रुप विद द नाइट टेल इज एट टाइम्स एक्सट्रीमली सिंपल। तो आगे चलते हैं अपने। Chaucer uses the same meter throughout almost all of his tales with the exceptions of Sir Topus, ये शायद गलत होगा, आगे पता लगेगा, and his prose tales. It is a decasyllabic line probably borrowed from French and Italian forms. तो इसमें बात की गई है मीटर की, तो सेम मीटर यूज़ किया गया है ज़्यादातर थ्रू आउट द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज टेल्स। एक्सेप्शन है इस टेल का, सर टॉपस एंड इज प्रोज टेल्स। तो आगे और देखते हैं, टॉपस है ये। फ्रेंच एंड इटालियन फॉर्म्स राइडिंग राइम एंड ओकेजनली ए सिजोरा इन द मिडल ऑफ ए लाइन। हिज मीटर वुड लेटर डेवलप into the heroic meter of 15th and 16th century and is an ancestor of iambic pentameter. Here words allowing couplet to become too prominent in the poem, इतनी इसमें तो कोई खास बात लगी नहीं मुझे नोट करने वाली, बाकी आप पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड थीम द पीजेंट्स रिवोल्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे। पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381 मेंशन इन द टेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी चौसर के काल की जिसका टेल्स में भी जिक्र आया है।
पूछ सकते हैं आपसे। कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन ड्यूरिंग ए टर्बुलेंट टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री, टर्बुलेंट टाइम में लिखी गई थी। कैथोलिक चर्च वाज इन द मिडस्ट ऑफ द वेस्टर्न शिज्म एंड तो इट वाज स्टिल द ओनली क्रिश्चियन अथॉरिटी इन यूरोप वाज ए सब्जेक्ट ऑफ हैवी कंट्रोवर्सी। चर्च जो था कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ था काफ़ी, कैथोलिक चर्च। लोलर्डी एन इंग्लिश रिलीजियस मूवमेंट लेड बाय जॉन वाइक्लिफ इज मेंशन्ड इन द टेल्स which also mention a specific incident involving partners who gathered money in exchange for absolution from sin। तो लोलर्डी का भी जिक्र है टेल्स में और पीजेंट्स रिवोल्ट का भी जिक्र है। पार्टनर जो हैं पैसों के बदले पाप से मुक्ति दिलाया करते थे, ये भी जिक्र है। वो निफेरियसली क्लेम टू बी collecting for Saint Mary Roncesvalles Hospital in England. The Canterbury Tales is among the first English literary work to mention paper, a relatively new invention that allowed dissemination of the written word never before seen in England। कैंटरबरी टेल में पेपर का भी जिक्र आता है, क्योंकि पेपर की खोज तब हुई थी, बस नया नया ये पेपर चलन में आया था। उस समय पेपर नहीं होते थे, और पेपर की खोज एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। इससे क्या था कि जो पढ़ाई लिखाई जो थी वो कॉमन लोगों तक भी पहुंचने लगी थी, उससे पहले सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी। डिससेमिनेशन मतलब फैलाव। पॉलिटिकल क्लासेस सच एज 1381 पीजेंट्स रिवोल्ट एंड द क्लासेस एंडिंग इन द डिपोजिंग ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड फर्दर रिवील द कॉम्प्लेक्स टर्मोइल सराउंडिंग चौसर इन द टाइम ऑफ द टेल्स राइटिंग। Many of his close friends were executed and he himself moved to Kent to get away from events in London। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। रिचर्ड सेकंड जो उस समय का राजा था वो भी भाग गया था, और उसके जो लोग थे उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, मार दिया गया था। ओके, आगे टॉपिक आता है रिलीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हमें नोट्स मिलेंगे पढ़ने को, देखते हैं पढ़ के। द टेल्स रिफ्लेक्ट द डाइवर्स व्यूज ऑफ चर्च इन चौसर्स इंग्लैंड। आफ्टर द ब्लैक डेथ मैनी यूरोपियंस बिगेन टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड चर्च। ब्लैक डेथ अपने पढ़ चुके हैं, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, उसके बाद लोगों ने चर्च पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। सम टर्न टू लोलर्डी। लोलर्डी का भी हमने पढ़ लिया है, वाइक्लिफ के फॉलोवर थे ये लोलर्ड्स जो थे, और जो बस ये बाइबल में विश्वास करते थे, बाकी चर्च की बातों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने एक्सट्रीम पाथ अपनाने शुरू कर दिए, स्टार्टिंग न्यू मोनास्टिक ऑर्डर्स टू स्मॉलर मूवमेंट्स एक्सपोजिंग चर्च करप्शन इन द बिहेवियर ऑफ द क्लर्जी, फॉल्स चर्च रेलिक्स और एब्यूज़ ऑफ इंडल्जेंस। लेकिन चर्च की जो जितनी भी बाकी रूढ़ियाँ थी, रीतियाँ थी, और बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे जो बाइबल में नहीं शो किए हुए थे, चर्च जो अपने टेक्स्ट बुक्स लगाता था, सबका विरोध करते थे वो। Several characters in the tales are religious figures and the very setting of the pilgrimage to Canterbury is religious। हाँ, सेटिंग भी तो रिलीजियस है कैंटरबरी की, क्योंकि वो कहाँ जा रहे होते हैं, टॉमस ए बेकेट की श्राइन पे जा रहे होते हैं, वो उनका एक संत था। सेटिंग भी रिलीजियस है। तो इसमें देखते हैं ये जो चर्च के रिलेटेड कैरेक्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पे। टू कैरेक्टर्स, द पार्डनर एंड द समनर। दो कैरेक्टर हैं इसमें, हुज रोल अप्लाई द चर्च इज सेक्युलर पावर आर बोथ पोर्ट्रेड एज डीपली करप्ट, ग्रीडी एंड अब्यूजिव। पार्टनर और समनर को बहुत ही करप्ट दिखाया गया है। पार्टनर इन चौसर्स डे वाज ए पर्सन फ्रॉम whom one bought church indulgences for forgiveness of sins, but partners were often thought guilty of abusing their office for their own gain। तो पार्टनर वो लोग थे जो लोगों से पैसा ले लेते थे, कोई फॉर्म भरवाते थे और वो कहते थे कि हाँ अब तुमने ये फॉर्म भर दिया है, ये भगवान के पास पहुंच जाएगा और तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह का काम करते थे, लेकिन वो बहुत ही भ्रष्ट हो गए थे, उनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई थी सोसाइटी में। Chaucer's partner openly admits the corruption of his practice while hawking his wares. The summoner is a church officer who brought sinners to the church court for possible excommunication and other penalties। तो जो समनर था उसका काम यह था कि गिल्टी लोग जो होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको वो चर्च तक लेके आता था, समन करवाता था चर्च में। करप्ट समनर, ये दोनों बड़े करप्ट थे कैरेक्टर जो टेल्स में बताए गए। जैसे कि यानी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये जो लोग होते थे चर्च के, जो समनर और पार्डनर, काफ़ी इनका गिरा हुआ था स्तर काफ़ी। वुड राइट फॉल्स साइटेशंस एंड फ्राइटन पीपल इनटू ब्राइबिंग देम टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो लोगों को डराते थे, शोषण करते थे, रिश्वत लेते थे। Chaucer's summoner is portrayed as guilty of the very kinds of sins for which he is threatening to bring others to court, and is hinted as having a corrupt relationship with the partner।
पार्टनर और समनर दोनों मिले हुए थे, ये बताया है। इन द फ्रायर्स टेल वन ऑफ द कैरेक्टर्स इज ए समनर हु इज शोन टू बी वर्किंग ऑन द साइड्स ऑफ द डेविल। तो फ्रायर की टेल है, उसके अंदर समनर को डेविल की साइड में काम करता हुआ भी बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं। चर्च के कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। चर्चमैन ऑफ वेरियस काइंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मंक, प्रायोरेस, नन्स, प्रीस्ट एंड द सेकंड नन। याद रखने आपको ये। Monastic orders originated from a desire to follow an ascetic lifestyle separated from the world, had by the choices time become increasingly entangled in worldly matters. Monasteries frequently controlled huge tracts of land on which they made significant sums of money, while peasants worked in their employ. The second nun is, for example, of what a nun was expected to be. तो इसमें कितना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगी नहीं मुझे। इसमें एक दो और कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, मंक एंड प्रायोरेस। तो ये उतने करप्ट नहीं दिखाए गए हैं जितने कि समनर और पार्टनर थे, लेकिन फिर भी उस आदर्श से काफ़ी शॉर्ट पड़ जाते हैं, यानी उस आदर्श से काफ़ी दूर रह जाते हैं जैसे होना चाहिए इनको। तो एक्सपेंसिवली ड्रेस्ड हैं दोनों, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, शो साइंस ऑफ लिविंग एंड लग्जरी एंड फ्लर्टेशियसनेस एंड शो ए लैक ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ। तो ऐसी कोई बात नहीं है उनमें, संत जैसा जीवन जीते नहीं है बिल्कुल भी वो। प्रायोरेस की ये जो टेल है वो जू का मर्डर दिखाती है, एक इनोसेंट क्रिश्चियन बॉय का। ये टेल्स अपने आगे करने वाले हैं डिटेल में। ओके, और पिलग्रिमेज जो थी वो उस समय की एक प्रोमिनेंट फीचर थी, लोग अक्सर जाया करते थे, इंडिया वाले तो अभी भी जाते हैं। अल्टीमेट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन वाज जेरूसलम, बट विद इन इंग्लैंड कैंटरबरी वाज ए पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो उस समय कैंटरबरी काफ़ी पॉपुलर था, सबसे बड़ा तो जेरूसलम था ही। पिलग्रिम्स वर्ल्ड वुड जर्नी टू कैथेड्रल्स दैट प्रिजर्व्ड relics of saints, believing that such relics held miraculous powers। तो इन यात्राओं में उनकी काफ़ी रुचि रहा करती थी। आगे इसमें देखते हैं कौन सा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेगा। आगे आता है अपर क्लास। तो अपर क्लास रिप्रेजेंट की गई है नाइट से और उसके बेटे स्क्वायर से। और it was a time steeped in a culture of chivalry and courtliness. Nobles were expected to be powerful warriors who would be ruthless on the battlefield, yet mannerly in the king's court and Christian in their actions. तो नोबल लोग जो थे, जो समाज में इज्जतदार लोग थे, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वॉरियर तो वो पावरफुल होंगे, बैटल फील्ड में निर्दयी होंगे, लेकिन कोर्ट के अंदर मैनरली होंगे, यानी अच्छे स्वभाव वाले होंगे, अच्छे मैनर्स वाले होंगे, और एक्शंस में क्रिश्चियन होंगे, यानी अपने कामों में बड़े धार्मिक होंगे। तो ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। नाइट जो हमारा पहला पहला ही इसमें आएगा, were expected to form a strong social bond with the men who fought alongside them, but an even stronger bond with the woman whom they idealized to strengthen their fighting ability। औरतों के प्रति काफ़ी अच्छा व्यवहार एक्सपेक्ट किया जाता था नाइट से। द एम ऑफ शिवलरी वॉज टू noble action, its conflicting values often degenerated into violence. Church leaders frequently tried to place restrictions on jousts and tournaments, which at times ended in the death of the loser। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी लंबा हमारा लेसन हो गया है। चलती रहेगी ये सीरीज़, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करते रहिए। इस तरह से अपने सारी लिटरेचर करने वाले हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इसी तरह से ये स्टडी की थी। ये सारे नोट्स जो थे मैंने इसी तरह से पढ़े थे, और काफ़ी हेल्प मिली उनकी वजह से, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे एक्सपीरियंस का लाभ उठाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर आप भी मेरी तरह बने। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।